Hi, my lovely unique kids. I am Neha Priya here for you next time in your next segment, that is for the chapter number 1, that is the story of village Palampur. In our first segment, we have discussed about the basic condition of the village Palampur कि पालमपुर में क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, और सेकेंडली हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड। अब चैप्टर 1 के सेकेंड सेगमेंट्स में हम सिर्फ पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ क्या क्या चीज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड है तो वो कैसा है, इज इट कंडीशन क्या है उस लैंड की, एंड व्हाट आर द कल्चर ऑफ द कल्टीवेशन, फार्मिंग किस तरह से की जाती है, जो वहां का कंडीशन है वो बेटर है या उसको और बेटर बनाया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन आवर पेज नंबर 2 दैट इज फार्मिंग इन पालमपुर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, जहां से हमने यहां तक फर्स्ट सेगमेंट में कंप्लीट किया था। सेकेंड सेगमेंट 2 हम यहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फार्मिंग इन पालमपुर। Land is fixed. The thing first point is written that land is fixed, right? Land fixed है। Farming in Palampur. So land is fixed. Fixed का क्या मतलब होता है कि लैंड सीमित है। ठीक है, आपके पास सेम विलेज जो पालमपुर में उसमें लैंड सीमित है, वो घट बढ़ नहीं सकता, दैट लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था। कृषि यहाँ का मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे ज्यादातर कृषि ही की जाती है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब होता है जीविका। जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए 75% ऑफ द पीपल जो है, 75% लोग सिर्फ यहाँ पे फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है, यानी कृषि पे ही डिपेंड करते हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अब ये क्या है, ये 75% जो पीपल है वो फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। फार्मर्स का मतलब हो गया किसान, और फार्म लेबरर्स यानी जो कृषि करते हैं, यदि दूसरे के खेत में भी जो मजदूरी करते हैं वो फार्मर्स कहलाते हैं। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें से फार्मर्स भी है और फार्म लेबरर्स भी हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स, यानी उनका वेल बीइंग यानी जो जीविका है, जीवन जीने का तरीका, वो बहुत करीबी तरह से रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। यानी फार्म्स में कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो उनका लाइवलीहुड भी बहुत अच्छा होगा, कम हो रहा है तो उनको वेजेस बहुत कम मिलेंगे, उनका प्रॉफिट का मार्जिन कम होगा। तो उस तरह से उनका लाइवलीहुड यानी उनकी जीविका से फार्मिंग दोनों का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत कुछ डिपेंड करता है एक दूसरे पर। बट रिमेम्बर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि ये बात ध्यान में रखने के लिए है कि देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सीमित। सीमित आपके पास साधन है फॉर फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लैंड एरिया जो कल्टीवेशन के लिए है वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड है, वो ज्यादा ना घट सकती है, ना हम चाहे तो बढ़ाई जा सकती है। सिंस 1960 in पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी 1960 से ही कुछ भी वहां का जो लैंड एरिया कल्टीवेशन के लिए वो बढ़ा नहीं है, वो सीमित है, जैसा का तैसा ही है। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड्स।
यानी कि कुछ कुछ जो वेस्ट लैंड है जहाँ पे ना घर बना हुआ है ना कुछ और है, ऐसे ही पड़ा हुआ, उसका कोई यूज नहीं किया हुआ है, उसको वहां पे थोड़ा बहुत कल्टीवेशन के लिए उसको कन्वर्ट किया गया है। जो वेस्टलैंड है उस पर कृषि हो रही है, सिंचाई की जा रही है, वहां पे फसलें उगाई जा रही है, और क्या क्या हो रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। यानी कि जो एक तो लैंड वहां पे फिक्स्ड है 1960 से, बाकी जितना वेस्ट लैंड भी है उसको कल्टीवेबल लैंड्स बनाया जा रहा है ताकि हम कल्टीवेट कर सके, उस तरह की उसको चेंज कन्वर्ट किया जा रहा है वेस्ट लैंड्स को। उसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है पालमपुर में, लैंड एरिया फिक्स्ड, अब उसमें और कोई ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता लैंड के एरिया में। यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, दो इन विलेजेस यू मे फाइंड द लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स सच एज बीघा, क्वेटा etc. 1 hectare is equal to the area of a square with one side measuring 100 meters. Can you compare the land area of a hectare field with the area of your school ground? तो स्पेशली बोला जाता है कि जो स्टैंडर्ड होता है यूनिट लैंड को मापने का, मेजर करने का, वो होता है 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर, राइट, उसको हेक्टेयर बोलते हैं। जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है लेंथ नापने के लिए, वैसे लैंड को नापने के लिए हेक्टेयर यूनिट का यूज किया जाता है। और 1 हेक्टेयर में जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि सपोज यहाँ पे 1 हेक्टेयर लैंड है तो इसका होगा 100 मीटर स्क्वायर, इसका भी होगा 100 मीटर स्क्वायर, गॉट इट। तो ये होता है 1 हेक्टेयर लैंड, 1 हेक्टेयर लैंड। ओके, सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज हियर रिटन, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब बोल रहा है कि लैंड तो भाई सीमित है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसका कोई और उपाय है नहीं, लैंड फिक्स्ड है। तो अब क्या किया जाता है, या तो आप जो कल्टीवेट करो, जितना वहां से उत्पादन हो रहा है आप उसी को कंटिन्यू कर सको, या फिर अगर कोई और उपाय है जिससे सेम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सके, ज्यादा फसल उगा सके, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ा सके, तो सेकेंड पॉइंट वही है कि लैंड तो भाई पता चल गया कि फर्स्ट पॉइंट में कि लैंड फिक्स्ड है। अब देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट में है कि क्या उसी लैंड एरिया को हम और फ्रूटफुल कितना बना सकते हैं, उसमें और उसको ग्रो कितना अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हियर इट इज रिटन, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, मतलब जिस तरह का क्रॉप्स यहाँ पे उगाया जाता है एंड जितना फैसिलिटीज यहाँ पे पालमपुर में आपका अवेलेबल है लैंड एंड अदर फैसिलिटीज, तो ये रिजेंबल करता है। रिजेंबल करना मतलब होता है कि ये काफी कुछ मिलता जुलता है वेस्टर्न पार्ट के विलेजेस से। कहाँ के वेस्टर्न पार्ट के? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारे भारत का एक राज्य है, उसके जो वेस्टर्न पार्ट है यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट का जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां से बहुत काफी कुछ मिलता जुलता है और रिजेंबल करता है, मतलब मिलता जुलता है। यहाँ का जो लैंड है, यहाँ के जो फैसिलिटीज अवेलेबल है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। आइडल का मीन्स होता है कि किसी भी लैंड को मतलब खाली नहीं छोड़ा गया है, जितना लैंड है उसको यूज किया ही गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। रेनी सीजन में क्या होता है, फार्मर जो होता है, किसान जो होते हैं, जवार और बाजरा उगाते हैं। रेनी सीजन में होता है जवार एंड बाजरा। तो ये जो रेनी सीजन होता है इसको खरीफ सीजन भी बोला जाता है।
खरीफ सीजन, खरीफ क्रॉप्स। तो ये होता है जुलाई टू अक्टूबर में, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. तो पहले तो क्या होता है कि जुलाई एंड अक्टूबर, ये जो रेनी सीजन हो गया, ये जुलाई से अक्टूबर तक रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो फसल उगाई जाती है वो पोटैटो की होती है, पोटैटो। और पोटैटो को कब किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटैटो का यहाँ पे सीजन है अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर है दिसंबर, ठीक है। अब है इन द विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट। विंटर सीजन में यानी राबी, विंटर सीजन की जो खेती है उसको राबी बोलते हैं, समर सीजन की जो होती है उसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, खरीफ सीजन बोलते हैं। राबी के सीजन में क्या हम लोग सिर्फ व्हीट ये ग्रो करते हैं वहां पे, दैट इज राबी। उसमें राबी सीजन में हम सिर्फ व्हीट ग्रो करते हैं, और राबी का सीजन होता है अक्टूबर से मार्च का, अक्टूबर से मार्च, ठीक है। और यहाँ पे आगे लिखा जाता है एक्चुअली समर क्रॉप्स ही ग्रोन किया जाता है, वो होता है मार्च से जून का। तो मार्च से जून एक्चुअली होता है समर क्रॉप्स, देन जुलाई टू अक्टूबर रेनी सीजन, जिसको एक्चुअली हम लोग खरीफ भी बोलते हैं, एंड पोटैटो अक्टूबर टू दिसंबर, एंड देन राबी क्रॉप्स जिसमें पालनपुर में व्हीट ग्रो किया जाता है, वो होता है अक्टूबर से मार्च का सीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट व्हाट हियर इट इज रिटन, इन द विंटर सीजन राबी fields are sown with wheat. From wheat produce, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। जो व्हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसमें फार्मर जो है होता है अपने फैमिली कंजप्शन, यानी कि एक व्हीट के ईयर में उनको जितना व्हीट कंज्यूम करना है वो अपने लिए वो रख लेते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचता है उसको वो रायगंज के मार्केट में सेल कर देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू सुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। तो जितना भी लैंड एरिया है पालमपुर का जितना भी लैंड एरिया है उसमें से कुछ एरिया ऐसा भी है जिसमें शुगर केन बोया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है वंस एवरी ईयर, वंस, ठीक है, एवरी ईयर। और सरप्लस का यहाँ पे मतलब होता है अतिरिक्त, यानी कि अगर हमको मान लीजिए ये मेरा प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन में इतना जो है हमने फैमिली के लिए चाहिए, इतना फैमिली के लिए चाहिए, तो विलेजर्स इतना अपने लिए रख देते हैं और इतना जो व्हीट बचा उसको मार्केट में सेल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। ये एरिया जो है वो हमारा सरप्लस हो गया जो कि मार्केट में बेच दिया जाता है। प्रोडक्शन इतना हो रहा है, कंजप्शन खुद का इतना है, और उसके अलावा जो बचा वो सरप्लस हो गया, उसको जो हम मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो devoted to sugarcane which is harvested once every year. Sugarcane is in its raw form or as jaggery is sold to traders of शाहपुर, traders in शाहपुर। तो जो सुगरकेन जो उगाया जाता है पालमपुर में उसको रॉ फार्म में यानी कच्चे गन्ना जो होता है उसको उसी फॉर्म में बेच दिया जाता है, या फिर उससे गुड़ भी बनाया जाता है। जैगरी का मतलब होता है गुड़, और उसको शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है पालमपुर से। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है।
Now the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well developed system of irrigation. अब ये मेन रीजन क्या है कि फार्मर्स इतने सारे 4 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर पाते, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई की फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। और सिंचाई की फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे वेल कनेक्टेड रोड्स भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी से हम इरिगेट करते हैं, जब सारा फसल उग जाता है तो सेल भी कर देते हैं मार्केट में। तो इरिगेशन फैसिलिटीज क्योंकि यहाँ अच्छी है, इसीलिए हम इतने सारे क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं पालमपुर में। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी यहाँ पे पालमपुर में आ गई थी, और इसका मेजर इम्पैक्ट यानी प्रभाव ये पड़ा है कि जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन होता है, सिंचाई का जो सिस्टम होता है, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. Persian wheels यानी जो कुआं होता है, कुआं पे आपने जो व्हील देखा होगा, जो चक्की लगा होता है रड के बीच में, जिससे हम पानी खींचते हैं, दैट इज पर्जियन व्हील्स। पहले वो यूज करते थे किसान, पानी खींचना है, उतने बड़े लैंड एरिया को सिंचाई करना है, तो ये बहुत मेहनत का काम भी होता था, बहुत मुश्किल भी होती थी। बट अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो हम ट्यूबवेल्स लगाते हैं और सिंचाई आराम से हो जाती है। पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड्स मोर इफेक्टिवली, यानी बहुत अच्छे से सिंचाई हो जाती है और बहुत आराम से हो जाती है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेयर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, कुछ ट्यूबवेल जो फर्स्ट थे, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी आई, इरिगेशन स्टार्ट हुआ, तो कुछ ट्यूबवेल्स पहले सरकार ने लगवाए थे। Soon, however, farmers started setting up private tubewells. लेकिन soon यानी जल्दी ही फिर अपने वहां के किसान लोगों ने भी अपने अपने यहाँ ट्यूबवेल्स लगवा लिए, अपना प्राइवेट ट्यूबवेल्स जो वो खुद के लिए यूज करते हैं। As a result, by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. यानी कि इसका क्या रिजल्ट हुआ कि 1970s के आसपास तक जो लैंड एरिया है 200 हेक्टेयर्स का, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से सिंचाई किया जा सका। अब यहाँ पे एक बॉक्स में एक आपको नोट दिया गया है कि नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अब तो ये तो पालमपुर का है कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छे से हो रहा है, सिंचाई अच्छी होने के कारण फसल अच्छी उगा ले रहे, क्रॉप्स बहुत सारी मल्टीपल आप डिफरेंट क्रॉप्स अलग अलग सीजन में उगा पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटीज हर जगह इतनी अच्छी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवर प्लेन्स, कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। कोस्टल रीजन होता है यानी नदी है, जहाँ पे समुन्दर है, नजदीक है पानी का स्रोत, वहां पे रिवर लाइन है, वो सब बहुत अच्छे से वेल इरिगेटेड हो जाते हैं, यहाँ पे पानी नजदीक है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेटू रीजन सच एज डेक्कन प्लेटू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। अब जहाँ पे तो रिवर है, मान लीजिए कोई शहर है, कोई राज्य है जहाँ पे आसपास नदी है, अच्छा समुद्र है, जो भी है, वहां पे तो सिंचाई आराम से हो जा रही है। बट जहाँ पे एक्चुअली जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे पानी की कमी है या पानी बहुत कम है, नदी उतनी नहीं अवेलेबल है, माउंटेन्स हैं, जहाँ से सिंचाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां के लिए इरिगेशन इंडिया में अभी भी बहुत एक मुश्किल टास्क है। Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. ये बहुत सैड का पार्ट है कि अभी भी, ठीक है, यहाँ पे जैसा दिया हुआ है डाटा 40% इज इरिगेटेड, यानी जितना पूरे इंडिया में कल्टीवेशन का जो एरिया है हमारा, उसमें से सिर्फ 40% ही वेल इरिगेटेड हो पाते हैं। दैट इज अ सैड पार्ट फॉर आवर कंट्री। अभी भी बाकी जगह इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे पानी की सिंचाई की कमी है,
तो वहां पे क्या होता है, इरिगेशन किस पे डिपेंडेंट रहता है, रेनफॉल पे। पानी आया तो ठीक है, पानी नहीं आया तो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी या फसल खराब हो जाएगी, सूख जाएगी। तो अभी भी इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे देश में उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। नेक्स्ट इज टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब यहाँ पे एक टर्म आपको दिया हुआ है मल्टीपल क्रॉपिंग का, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब होता है एक साल में जब हम एक से ज्यादा क्रॉप्स सेम लैंड पे कोई और नहीं, सेम लैंड पे अगर हम एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाते हैं एक साल में तो उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। It is most common way of increasing production on a given piece of land. मल्टीपल क्रॉपिंग ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है, लैंड एरिया तो फिक्स है, अब हमको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए लैंड तो बढ़ा नहीं सकते। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग से ये फायदा होता है कि एक साल में हम बहुत सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं, तो हमारा जो आउटपुट होता है वो ज्यादा हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। All farmers in पालमपुर grow at least 2 main crops। अब यहाँ पे है कि हर जो किसान है, जो अधिकतर किसान जो है पालमपुर का करीब सारा किसान जो है वो कम से कम 2 क्रॉप्स तो वहां पे उगाता है। Many are growing potatoes as the third crop in the past 15 to 20 years। यानी पास्ट 15 to 20 years में कुछ किसान ऐसे भी हैं जो एक एक्स्ट्रा क्रॉप एज पोटैटो ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट उनका किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फोटो भी दिया ही हुआ है अबाउट व्हीट, बाजरा, सुगर केन एंड पोटैटोज। नाउ वी विल गो ऑन पेज नंबर 4। यहाँ पे बहुत सारा डाटा भी दिया हुआ है जिसमें कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स दिया हुआ है। यानी कि कल्टीवेटर एक तरफ ईयर्स दिया हुआ है और एक तरफ कल्टीवेटेड एरिया दिया हुआ है। तो 1950 to 51 में 129 था और धीरे धीरे अभी लास्ट देखिए 2014 to 15 में 155 हुआ है, यानी थोड़ा इंक्रीज किया है यहाँ से करीब। और यहाँ पे उसका ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड वाई। तो इसका तो आपको आंसर मिल ही गया होगा कि ऑब्वियसली इंडिया में ऐसे भी शॉर्टेज ऑफ वाटर है एंड इरिगेशन फैसिलिटीज का भी बहुत कमी है। तो इरिगेशन तो चाहिए, अगर हमको क्रॉप्स को बहुत अच्छे से उगाना होगा तो पानी की जरूरत तो है। नाउ on the next para we will read, you have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping। अब आप देख चुके हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग एक एरिया है कि जहाँ पे आप सेम लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। तो पहला हमारा है मल्टीपल क्रॉपिंग, सेकंड है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season। यानी सिंगल सीजन में हम कितना प्रोडक्शन करते हैं उसी को यील्ड बोला जाता है, YIELD। कितना आउटपुट आता है दैट इज यील्ड, कितना हुआ। Till the mid 1960 the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields। यानी 1960 तक बहुत ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो है बीज जो है कट। सो सेकंड मेथड जो है वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता है अब हम देखेंगे। यील्ड एक टर्म है, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। यानी एक सिंगल सीजन में हम कितना ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं
कितना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एक ही सीजन में ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड यील्ड। यील्ड कितना हुआ, आउटपुट कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, राइट। टिल द मिड 1960s द सीड वेयर यूज्ड इन कल्टीवेशन वेयर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड। यानी कि 1960 तक जो यूज किया जाता था वो ट्रेडिशनल सीड्स यानी पारंपरिक तरीके से जो बीज होते थे पारंपरिक तरीके से वो उसी को यूज किया जाता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, उनको सिंचाई भी यानी पानी भी बहुत कम चाहिए थी। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स। तो जो ट्रेडिशनल सीड्स था उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, वो 1960s से पहले तक वही यूज होता था। उसमें चाहिए था लेस इरिगेशन, ठीक है, और यूज जो होता था अपना मैन्योर एज काउ डंग यूज किया जाता था, मैन्योर यानी खाद, एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स। अदर नेचुरल मैन्योर्स पे यहाँ पे मतलब है कि पेड़ पौधे या जो खाना वाना जो बच जाता है जिसको हम फेंक देते हैं या कुछ और भी नेचुरल चीज जो सड़ सकता है वो मिट्टी में मिल सकता है उसको एज अ मैन्योर वहां पे यूज किया जाता था, ठीक है। नेचुरल होते थे वो, नेचुरल मैन्योर्स, ठीक है। फार्मर्स ये यूज करते थे। ऑल दीज वे रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाई देम। तो इसको खरीदने के लिए कोई किधर जाना नहीं है, वाटर आपके पास है ही, इरिगेशन भी बहुत कम लगता था, पानी बहुत कम लगता था, सिंचाई बहुत ज्यादा अबंडेंस अमाउंट में नहीं करना पड़ता था, और मैन्योर्स भी खरीदना नहीं है, काऊ रहती है, काऊ डंग यूज कर सकते, नेचुरल मैन्योर्स है तो वो खाद एज अ, तो ये लो कॉस्ट भी था। लो कॉस्ट इसलिए बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स नो कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ये अवेलेबल हमारे आसपास हो जाता था। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties HYVs of seeds। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी 1960s के अंत तक एक रिवॉल्यूशन क्रांति आई, हरित क्रांति जिसको बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति 1960s के अंत तक आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है। अब हरित क्रांति में कौन सी क्रांति हुई, तो हरित क्रांति की सबसे पहली क्रांति है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, HYV सीड्स, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग का ही मतलब हो गया है उत्पादन जो होता है, और हाई मतलब कि ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा हाई यील्डिंग। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant। यानी ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन एक प्लांट में जितना ट्रेडिशनल सीड हमको देगा उससे बहुत ज्यादा हमको HYV सीड से ग्रो हुए प्लांट प्रोड्यूस करके देंगे ग्रेन्स। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier। यानी कि क्या होता है, अब क्योंकि ये हम लोग यूज ना करके जब हम ये यूज करेंगे तो सेम पीस ऑफ लैंड में वही सेम क्रॉप हमको ज्यादा प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि जब हम हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का यूज कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन सेम प्लांट हमको बहुत ज्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results। अब क्या होता है ना कि जैसे कार नहीं होती है,
अगर आपके पास बाइक है, कार है, टीवीज है, तो जो जितने ज्यादा अच्छे क्वालिटी के होंगे उनका मेंटेनेंस भी ज्यादा लगता है, राइट। उसी तरह से सिमिलरली ट्रेडिशनल सीड्स में लेस इरिगेशन लगता था, मगर यहाँ पे हाई यील्डिंग सीड्स में, ठीक है, मोर इरिगेशन। सेकेंड, वहां पे क्या था, काउ डंग, नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत कम पैसे में ही अगल बगल ऐसी सामान जुटा के भी मैन्योर्स बिना खरीदे भी फार्मर्स अपना प्लांट ग्रो कर सकते थे। बट हाई यील्डिंग सीड्स जब हम यूज कर रहे हैं देन उसमें प्लेंटी ऑफ वाटर तो लग ही रहा है, यानी इरिगेशन हमको अच्छा खासा चाहिए, सिंचाई अच्छी खासी होनी चाहिए, उसके साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी लग रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे तो लो कॉस्ट है, बट यहाँ पे जाके क्योंकि ये लग रहा है यहाँ पे, तो ये हाई कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स तो बिना पैसे के आप बाई नहीं कर सकते हो, आपको पैसे भी चाहिए होंगे। यहाँ तो आपको फ्री में भी काम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको पैसे के बिना काम नहीं हो सकता, तो ये हाई कॉस्ट भी है इस तरह से। Higher yields were possible only from a combination of high yielding seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. यानी कि हाई yielding सीड्स वो तभी आप यूज कर सकते हो जब आपके पास ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हो, आपके पास ये है सारे सामान, तभी आप इस प्रोसेस में जा सकते हो, राइट। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश were the first to try out modern farming method in India. जब नई नई आई थी हरित क्रांति तो 3 ही राज्य थे जो कि इस चीज को फर्स्ट ट्राई किए, वो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, राइट। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। इन्होंने अपने इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल सेटअप किए and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming। और अपने जो कल्टीवेशन में HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, इनका भी उपयोग किया, इनको इंक्लूड किया, अपने इंट्रोड्यूस किया फार्मिंग में। सम ऑफ देम बाउट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। अब ये लोग क्या किए हैं कि ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स भी इंक्लूड किए, खरीदे अपने लिए। थ्रेशर वो होता है जो फसल को चॉप करता है, फसल और धान जो भी होता है उसको अलग करता है। ट्रैक्टर आप जानते होंगे जिससे पहले लैंड होता है उसको प्लो किया, जैसे हल चलाते थे उसके बदले वहां पे ट्रैक्टर के पीछे मशीन्स लगी होती है और वो प्लोइंग का काम करती है। तो ये मैनुअल वर्क ना होके मशीनरी वर्क हो गया, तो ये ज्यादा इजी, इफेक्टिव और टाइम कंज्यूमिंग भी कम हुआ। सॉरी। दे वर रिवार्डेड विथ हायर यील्ड्स ऑफ वीट। अब क्योंकि जब उन्होंने हाई यील्डिंग सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा सबका यूज किया और सारे मशीन से इन लोगों को टाइम भी कम लगा, इजी भी हो गया, तो इनका जो वीट प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज्यादा हाई था। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज was 300 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. Imagine. पहले क्या था कि पालमपुर में ट्रेडिशनल सीड्स का जब यूज होता था तो 1300 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता था वीट का। बट ये जब HYV सीड्स का यूज हो गया, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का यूज करके ये प्रोडक्शन 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया। मीन्स इट इज मोर देन डबल, राइट। There was a large increase in production of wheat.
और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स। फार्मर्स के पास अब क्या है, और ज्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ व्हीट हो गया मार्केट में सेल करने के लिए। पहले तो था कि अपने लिए कंज्यूम करते थे, बाकी सरप्लस मार्केट में बेच देते थे, बट अब तो जो फैमिली के लिए कंज्यूम करते वो अप्रोक्स बहुत ज्यादा कम या ज्यादा नहीं हुआ होगा, उतना ही होगा, लेकिन अपना सरप्लस बहुत ज्यादा हो गया, जो कि मार्केट में बेचेंगे तो ऑब्वियसली उनको पैसे ज्यादा आएंगे, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो ये फायदा होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड का। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में चाहिए वो HYV सीड्स है, मोर इरिगेशन यानी बहुत सारा पानी चाहिए सिंचाई के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स चाहिए। ठीक है, यहाँ हम क्लियर हो चुके हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग क्रॉपिंग, ये भी आपको क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक टेबल भी शो कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट, जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 में है। एंड नाउ वी विल go to point number 3, that is will the land sustain। अब ठीक है, ये तो था कि जैसे भी बोला जाता है ना, ऑर्गेनिक चीज बहुत अच्छा होता है, प्राकृतिक चीज जितना आप अपने अंदर खाओगे, अपने प्रकृति के साथ इन्वॉल्व रहोगे, उतने ज्यादा हेल्दी रहोगे। तो यहाँ पे तो सब प्राकृतिक चीज है, काउडंग हो गया, नेचुरल मैन्यूर्स हो गया, सब कुछ। बट यहाँ पे क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का भी यूज किया जा सकता है। तो सस्टेन का मतलब है जीवित रहना, उसी तरह से रहना, उसका क्वालिटी डिक्रीज ना हो, वो उसी तरह से हेल्दी रहे। यहाँ पे सस्टेन का वो मतलब है। तो विल द लैंड सस्टेन, अब हम यूज तो कर रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड, लेकिन उस पे लैंड पे तो कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा ना, लैंड वैसे ही रहेगा जैसे जब हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, पुराना मेथड यूज करते थे। या फिर लैंड में भी कोई चेंज आता है, लैंड की क्वालिटी में भी कोई चेंज आता है। अब थर्ड पॉइंट पे हम वो पढ़ेंगे। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। अब क्या है यहाँ पे कि लैंड तो नेचुरल रिसोर्स है और इसको वापस से बनने में भी करोड़ों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको बहुत केयरफुल रहना होगा कि एटलीस्ट हम उसको हेल्दी रखें। जिस सॉइल से हमको भोजन मिल रहा है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं, उससे हमारा जीवन चल रहा है, तो हम उसको हेल्दी रखें। ये हम लोग हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको हम बर्बाद ना करें, उसका क्वालिटी बना रहे, राइट, क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। बट साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो ओवर यूज किया जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए, लालच में लोग बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। ठीक है, आपका प्लांट्स तो ग्रो कर रहा है अच्छे से, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो लैंड है जिसपे आप सब कुछ कर रहे हो, उस पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, उस पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Many areas, यानी बहुत सारे एरियाज में जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन और हाई यील्डिंग सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बहुत सारा यूज हो रहा है, वहाँ का जो सॉइल फर्टिलिटी होता है, फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन जो होता है, उसका जो क्वालिटी होता है वो डिग्रेड होते जा रहा है, यानी उस पर गिरावट आती जा रही है, एंड दैट इज वेरी बैड। वो बहुत ज्यादा ना, हम लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। अब क्या है, पहले तो था कि कम पानी चाहिए था, हाई यील्डिंग सीड्स को अगर हम उगाना चाहते हैं, फसल जिससे उगाना चाहते हैं, तो बहुत पानी चाहिए। ठीक है, पानी अवेलेबल है, ट्यूबवेल्स आ गए हैं तो और इजी भी है सब कुछ सिंचाई करना, लेकिन जितना ज्यादा पानी हम यूज कर रहे हैं, तो धरती के नीचे जो पानी है, जो नेचर ने हमको दिया है, वो उसका लेवल डिप्लीट होते जा रहा है, वो कम होते जा रहा है।
हर चीज की एक सीमा होती है ना, उसी तरह सीमा से ज्यादा यूज जब आप करेंगे तो कोई भी चीज खराब हो जाएगी। उसी तरह ये भी हो रहा है, इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए भी, और इंसान लालच में और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और ज्यादा ये करना है, उसके लिए और ज्यादा इरिगेशन चाहिए, तो इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वाटर का लेवल नीचे गिरता जा रहा है। इसे जाके आगे पानी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years। अब यहाँ पे लिखा है कि जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है, जो क्वालिटी ऑफ सॉइल होता है, उपजाऊ होता है, पन होता है, जिससे कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, जीवन जैसे उनको मिलता है, और जो वाटर लेवल होता है, पानी की धरती के नीचे जो उनको पानी मिलता है, उसका लेवल बढ़ने में भी उसको सालों लग जाते हैं, और हम यूं ही चुटकी में उसको बहाते जा रहे हैं केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स डाल के लैंड का फर्टिलिटी बर्बाद कर रहे हैं, उसको डिटोरिएट कर रहे हैं। वंस इट्स डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। और ये जब सच में बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा तो इसको वापस करना, वापस वैसे ही क्वालिटी को मेंटेन करना विल बी अ वेरी बिग टास्क, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक्स कह सकते हैं कि इसकी कमियां हैं। जितना हमको यह प्रॉफिट भी मिल रहा है तो इसका नुकसान भी है कहीं ना कहीं, राइट? ये भी हम कह सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक भी है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उस रीजन से, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सॉइल हमको जीवन दे रहा है, जो प्लांट्स को जीवन दे रहा है, जो पानी हमको जीवन दे रहा है, प्लांट्स को ग्रो करा रहा है, उसका ख्याल भी हम ही को रखना होगा। इफ वी विल नॉट टेक केयर ऑफ देम, इन फ्यूचर हमको भी कोई नहीं रहेगा पूछने वाला, पानी नहीं मिलेगा, पानी का शॉर्टेज ऐसे भी हो ही रहा है, सॉइल का भी शॉर्टेज होने लगेगा, हमको कहीं पे ढंग का सॉइल नहीं मिलेगा जहाँ पे प्लांट्स हम अच्छे से कल्टीवेट कर सके। तो इस चीज का ध्यान रखना भी हमारा ही ड्यूटी है। नेक्स्ट, यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजोल्व इन वाटर एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे ही हम पानी में डालते हैं वो तुरंत घुल जाता है और वो प्लांट्स को तुरंत मिल जाता है, यानी उसको तुरंत पहुंच जाता है। बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। लेकिन ये जो है वो सॉइल में बहुत देरी तक नहीं रहते। दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। ये क्या होता है कि सॉइल में वहां से निकल के वो नीचे का ग्राउंड वाटर, यानी उसके अंदर भी जा सकते हैं। सॉइल में वो सिर्फ पड़े नहीं रहते, वो नीचे ग्राउंड वाटर आपका जो पानी है वो उसको भी वहां तक भी पहुंच के उसको खराब कर सकते हैं। रिवर्स एंड लेक्स तक पहुंच सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी जो सॉइल में रहते हैं वो खराब कर सकते हैं। बोलोगे कि बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऑब्वियसली खराब होते हैं। नो, देयर आर गुड बैक्टीरिया ऑल्सो एंड बैड बैक्टीरिया ऑल्सो। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल, जैसे हमारे भी गट में यानी स्टमक में या बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। बैड बैक्टीरिया से हमको बीमारियां होती है और गुड बैक्टीरिया होता है वो बीमारियों से हमें बचाते हैं। वैसे ही गुड बैक्टीरिया सॉइल में भी होते हैं जो सॉइल को बचाते हैं। बट जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं वो सॉइल को डैमेज कर देते हैं, वो बैक्टीरिया को मार देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। दैट इज सो डेंजरस एंड हार्मफुल, राइट? This means sometime after their use, the soil will be less fertile than ever before। यानी कि इसका यूज कुछ टाइम तक करने के बाद एक टाइम आएगा जब सॉइल बहुत ज्यादा लेस फर्टाइल हो जाएगी, उसका उपजाऊपन, उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, डिटेरिएट हो जाएगा। The consumption of chemical fertilizers in Punjab is the highest in the country। और chemical fertilizers का सबसे ज्यादा कंजप्शन पंजाब में होता है।
द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लेड द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, सॉइल का हेल्थ खराब हो रहा है. पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल. अब क्योंकि उनको इंसान लालची भी होता है कहीं ना कहीं, जो और चाहिए, तो फिर ज्यादा यूज कर रहे हो, ज्यादा केमिकल डाल रहे हो, सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो रहा है, आपका प्रोडक्शन हाई हो रहा है. तो अपने प्रोडक्शन लेवल को हाई करने के लिए ये बहुत ज्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं. दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट. और ये भी है कि ऑब्वियसली आप ये सारे यूज करोगे तो आपका कॉस्ट भागेगा ऊपर. नाउ फोर्थ पॉइंट इज लैंड. हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर का जो लैंड है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है फार्मर्स के बीच में. यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग. फार्मिंग के लिए लैंड कितना इम्पोर्टेंट है, सॉइल कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप सब समझ चुके हैं. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन. अब पालमपुर में अधिकतर लोग कृषि में ही डिपेंडेंट है. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कोई के पास लैंड है ही, ऐसा नहीं है. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि पालमपुर में 450 फैमिलीज हैं, ठीक है. उसमें से यहाँ पे क्या लिखा है, 1/3 ऑफ द फैमिली आर लैंडलेस. दैट मीन्स कि 1/3 फैमिली है जिसके पास लैंड बिल्कुल नहीं है. दे आर लैंडलेस. अब वो क्या करेंगे, वो कोई और काम करेंगे या फिर वो किसी और के लैंड पे फार्मिंग करेंगे. अब 450 का 1/3 होता है 150. तो 150 फैमिलीज जिसमें से मोस्ट दलित है उनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. वो ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज. अब उसमें से जो 240 फैमिलीज भी हैं उनके पास लैंड तो है लेकिन बहुत कम है, यानी 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है उनके पास. कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट इनकम टू द फार्मर फैमिली. अब उतने कम में आपका फसल बहुत ज्यादा उगेगा नहीं, तो उगेगा नहीं तो आपके पास खुद के आप खुद खाओगे या फिर आप बेचोगे. तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खुद के खाने के लिए भी नहीं होता है, या फिर सरप्लस भी अगर निकला तो बहुत कम निकला जिसको बेच के बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि जितना निकला वो तो खुद अपने फैमिली में ही कंज्यूम हो जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है. अब यहाँ पे एक बॉक्स में आपका दिया हुआ है 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड. With the help of his 3 sons, गोविंद cultivated the land. गोविंद एक फार्मर था 1960 में, उसके पास 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड यानी बिना सिंचाई किया हुआ लैंड था. अपने 3 बच्चों के साथ गोविंद ने उसको कल्टीवेट किया. दो दे डिडंट लीव वेरी कंफर्टेबली, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. अब मतलब क्या है कि किया तो, बट ये जो है इससे बहुत ज्यादा उसको प्रॉफिट नहीं हुआ और ये बहुत कंफर्टेबली रहा नहीं. बट किसी तरह somehow they had a buffalo, उनके पास एक भैंस थी, उनको पाल पोस कर उनका दूध या फिर और कुछ वो बेच कर उन लोग अपना किसी तरह जीविका चला रहे थे. सम इयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 sons. अब तो जब गोविंद का डेथ हो गया तो एक लैंड ऐसे ही बहुत कम था 2.25 हेक्टेयर्स. अब ये 3 उनके बच्चों में इक्वली डिवाइड हो गया. ईच वन नाउ हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज. अब वो लैंड प्लॉट करके और छोटा हो गया. Even
With improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. अब जितना इससे क्या पता चलता है कि लैंड जितना छोटा होगा आपका प्रोडक्शन, आपका प्रॉफिट, आपका यील्ड जो है वो उतना ही कम होगा. जितना लैंड एरिया ज्यादा होगा वो आपको कल्टीवेट करने में भी उतना इजी होगा, उतना प्रॉफिटेबल भी होगा, उसका प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा होगा. यू कैन सी द लैंड, द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन पिक्चर. अब यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्लॉट्स है जो बड़े बड़े हैं, राइट, कुछ उससे छोटे छोटे हैं, बट कुछ है जो बहुत छोटे छोटे हैं. मतलब ये जो एक बॉक्स आप देख रहे हो वहां पे एक किसी इंसान का, ये किसी दूसरे इंसान का है, और वही ये बड़ा बड़ा प्लॉट है जो एक ही इंसान का है. तो जो छोटा छोटा प्लॉट है वो लेस प्रॉफिटेबल है, उसमें बस ठीक है कर लिया, या तो खुद खा रहे या उसके लिए भी सफिशिएंट नहीं है, ये सरप्लस निकला तो बहुत कम निकला कि प्रॉफिट ही नहीं कुछ हो पा रहा है. These are cultivated by small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. अब जो यहाँ पे पिक्चर 1.5 में है तो क्या है कि बहुत सारा लैंड क्या है, छोटा छोटा है बिल्कुल, और बहुत सारे कुछ ऐसे भी है जो बड़े बड़े प्लॉट्स है. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. अब यहाँ पे 60 फैमिलीज है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की जिसके पास ही सिर्फ 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है. A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. बहुत ही कम ऐसे फार्मर्स है, लार्ज फार्मर, जिनके पास 10 हेक्टेयर की जमीन या फिर उससे थोड़ा ज्यादा है. सो पॉइंट नंबर 5 विल बी डिस्कस्ड इन सेगमेंट 3 ताकि वीडियो बहुत लेंथी ना जाए, as we are discussing everything in minute way. So तब तक आप रिवाइज करो and we will meet in the next video of this chapter, segment 3, and we will continue and we will wrap up the chapter. Okay, तब तक take care and bye bye.